स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, और आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले के लेक्चर में हम लोग 6A संविधान संविधान भाग 2 सेकेंड एंड थर्ड पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 2 आज करने वाले हैं। संविधान का भाग 2 और 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो PDF को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन करना। ठीक है, एक बार खुल जाए PDF, उसके बाद चलिए गणेश भगवान का नाम लेके आगे रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का बात करता है कि किसी भी तरह का क्या बोलते हैं कि सार्वजनिक एम्प्लॉयमेंट में सार्वजनिक क्या बोलते हैं कि उसमें क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट में रोजगार में सार्वजनिक रोजगार में समानता रखा जाएगा। ठीक है, समानता। ठीक है, और बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 7 टोटल सीट, 7 मान लीजिए किसी भी रिजर्वेशन किसी भी वैकेंसी में 7 सीट है तो 5 जनरल के लिए रहेगा, एक क्या बोलते हैं OBC के लिए, एक OBC के लिए एक रिजर्व रहेगा। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक, 16/4 में क्या कहा गया है कि समानता तो रहेगा, लेकिन कुछ वर्गों के लिए तो कुछ रिजर्वेशन रखे जाएगा, जिसको जैसे पिछड़े वर्ग है जिसकी जॉब में अपर्याप्त अभी क्या बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन है अभी, तो उसके लिए कुछ रिजर्वेशन रखा जाएगा, 16/4 में कहा गया है। ठीक है ना। तो देखिए क्या SC ST और OBC मिला के 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। SC ST और OBC को मिला के SC ST और OBC को मिला के 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि OBC का 27%। ठीक है ना, OBC का 27% रिजर्वेशन है, और बाकी जो उधर बच गया बाकी SC ST का तो एक का तो शायद लगभग 7.5% के आसपास है, 7.5%, और एक का है शायद 15% के आसपास है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में। ठीक है ना, जिस समय क्या बोलते हैं कि सेबी में हर्षद मेहता का कांड हुआ था ना 1992 में, उसी साल क्या कहते हैं कि इंदिरा साहनी केस हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आप रिजर्वेशन को 50% से अधिक नहीं रख सकते हैं। तो अभी रिजर्वेशन कुल मिला के रिजर्वेशन 49.5% है। आगे बात करते हैं कि इंदिरा साहनी केस क्या था कि रिजर्वेशन को 50% तक ही रख सकते हैं, और क्रीमी लेयर का प्रावधान भी इंदिरा साहनी केस के द्वारा लाया गया था। क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिसका क्या कहते हैं 5 लाख से ऊपर क्या होते हैं कि फैमिली इनकम है, वो क्रीमी लेयर में आएगा। तो जो नॉन क्रीमी लेयर में है उसको क्या वो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। और आर्थिक रूप से आरक्षण को अस्वीकार कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो आर्थिक रूप से मतलब कि आप पैसा नहीं दे सकते हैं किसी भी वर्ग को। ठीक है ना, पैसे से सहायता नहीं कर सकते हैं। नोट OBC क्रीमी लेयर की जांच के लिए समिति बनाया गया था। कौन सा समिति? रामनंदन समिति। जैसे हम लोग हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर है ना, तो OBC क्रीमी लेयर के लिए जांच समिति बैठाया गया था, रामनंदन समिति। तो रामनंदन समिति मतलब राम जी रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से कौन क्रीमी लेयर में है कौन नॉन क्रीमी लेयर में है उसका पता लगाना है। तो राम जैसा व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो बीच में धांधली हो जाएगा। तो रामनंदन समिति 1993 में रामनंदन समिति आया। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16(6) के 16 के 6। ठीक है, तब तो पहला जो ब्रैकेट आता है वो क्लॉज कहलाता है, उसके बाद एक और ब्रैकेट आएगा वो सब क्लॉज कहलाएगा। तो 16 क्लॉज 6 में लिखा गया है, 16 क्लॉज 6 में लिखा गया है क्या कि EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो 49.5% पहले से था। 10% आरक्षण किसको मिल गया? 10% आरक्षण क्या बोलते हैं EWS को मिल गया। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 17 क्या है? निरपेक्ष अधिकार है। ठीक है, एब्सोल्यूट अधिकार राइट है, एब्सोल्यूट राइट है। किसको अधिकार है? तो अप्रेष्यता छुआछूत का अंत है। आर्टिकल नंबर 16 में अनटचेबिलिटी या छुआछूत का अंत हो गया। ठीक है ना, ये एक एब्सोल्यूट अधिकार है। अगर किसी ने किसी छेड़छाड़ किया या किसी के साथ छुआछूत हुआ है तो
डायरेक्ट समझ लीजिए कि SC और ST के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो देखिए SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है, 1989 में बनाया गया था, ठीक है ना, जिसको एट्रोसिटी एक्ट भी कहा जाता है। एट्रोसिटी एक्ट अत्याचार को रोकने वाला अधिनियम, ठीक है ना। जैसे कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। देखो मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि एकदम बाध्य है, बाध्य, ठीक है ना। एब्सोल्यूट, ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधन इसका मतलब होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, बिल्कुल ही मतलब, ठीक है ना, इस पर तो थोड़ा भी कोताही नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। निरपेक्ष तो एब्सोल्यूट अधिकार तो देखिए जब ज़रूरत पड़ता है इमरजेंसी के समय तो क्या कहते हैं कि उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो क्या मौलिक अधिकार कोई युक्ति युक्त निर्बंधन है? नहीं है। तो निरपेक्ष है, ठीक है। तो निरपेक्ष नहीं है। तो निरपेक्ष होता कौन है? जिसमें युक्ति युक्त निर्बंधन हो, ठीक है ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो कि करना मना है बिल्कुल ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 18 का बात करते हैं। तो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है, टाइटल का, ठीक है, अंत है। जैसे अपवाद में सैन्य और शिक्षा को, विद्या को के अलावा, ठीक है ना, सैन्य और शिक्षा में आप रख सकते हैं। जैसे महाराजा धीराज नहीं रख सकते हैं, राय बहादुर नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। 1954 में पद्म पुरस्कार के स्टार्ट हुआ था। नोट कि 1954 में पद्म पुरस्कार क्या बोलते हैं कि पद्म पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1977 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस समय पद्म पुरस्कार को इंड कर दिया गया कि ये एक क्या बोलते उपाधि है, उपाधि पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे कि पद्म पुरस्कार में कौन कौन आता है? भारत रत्न हो गया, भारत विभूषण हो गया, सेकेंड हाईएस्ट पुरस्कार हो गया भारत, पहला फर्स्ट सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन हो गया? भारत रत्न। फिर सेकेंड सर्वोच्च सम्मान कौन हो गया? पद्म विभूषण। उसके बाद थर्ड सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण हो गया, और फोर्थ सर्वोच्च सम्मान भारत का पद्म श्री हो गया। इन सबको क्या बोलते हैं कि रोक लगा दिए गए थे कब? 1977 में। लेकिन ठीक है, इंड हो गया था, लेकिन इसका आधार इसको रखा गया था आर्टिकल 18। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म श्री अवार्ड है, टाइटल नहीं है, ठीक है ना, टाइटल नहीं है, पद्म श्री अवार्ड है, टाइटल नहीं है। और 1980 में फिर से स्टार्ट हो गया, 3 साल बाद। 1977 में ये केस हुआ, फिर 1980 में फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये केस कौन सा था? तो बालाजी राघवन केस था, बालाजी, ठीक है ना, बालाजी राघवन केस। कौन सा केस? बालाजी राघवन केस, बालाजी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कौन सा? बालाजी राघवन केस के द्वारा पद्म पुरस्कार का केस था, ठीक है ना, बालाजी। तो बालाजी राघवन केस था, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता अधिकार। स्वतंत्रता जो दूसरा अधिकार है, पहला तो हो गया समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, 14 से 18 तक था। फिर 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम या लिबर्टी का अधिकार है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, आर्टिकल 19 ए, तो वर्तमान में टोटल कितना स्वतंत्रता है? टोटल 6 स्वतंत्रता है, ठीक है ना। वर्तमान में टोटल 6 स्वतंत्रता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सर समझाएं कोना में कि 19(1) और ए लिखा हुआ ना, तो मतलब 19(1) का मतलब होता है सब पहला 1 का मतलब होता है क्लॉज है, उसके बाद दोबारा स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है सब क्लॉज। तो 19 क्लॉज ए सब क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो 19 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि वर्तमान में टोटल 6 स्वतंत्रता है। कौन कौन सा 6 स्वतंत्रता है? तो देखिए ABCDEF, ठीक है ना, ABCDEFG, ठीक है ना। पहले 7 था, ठीक है ना, पहले 7 स्वतंत्रता था, लेकिन अभी एक को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि वो ABCD में ए में क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ सर कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर बी में है शांतिपूर्ण सभा करने की, ठीक है ना, हड़ताल शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, हड़ताल नहीं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि संगठन
सी में है संगठन, संगठन या संघ बना सकते हैं। तो डी में है घूमने का अधिकार है। ई में है निवास करने का अधिकार है। एफ में संपत्ति का अधिकार था जो कि समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, 300 के क में रख दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जी में है काम एवं व्यापार। तो देखिए सर यहाँ बताएं कि बाबा कुमार गौरव है, ठीक है ना, उन्होंने उपदेश दिया और सभा उपदेश दिया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि उपदेश दिया और सभा किया और संगठन बनाया KGS कुमार गौरव फैमिली, ठीक है ना। उसके बाद घूम कर प्रचार किया। तो देखिए घूमने का अधिकार हो गया। फिर अनुयायी लोग बस गया, ठीक है ना, तो बसने का उसका काम और व्यापार हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देख लीजिए कि एक में हो गया, ए में हो गया विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। उसके बाद हो गया शांतिपूर्ण तरह का सभा करिए। फिर तीसरा हो गया संगठन बनाइए। फिर है घूमने सकते हैं, उसका निवास भी कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार एफ था लेकिन ख़त्म हो गया। फिर क्या कहते हैं कि काम एवं व्यापार, ठीक है ना, जी में आ गया, ठीक है। तो एक सिर्फ 19(1)(f) और क्या बोलते हैं कि आर्टिकल नंबर 30 ना शायद जो संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं जो थर्ड क्या होता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 को समाप्त कर दिया गया। आगे बात करें 19(1)(a) राइट ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है ना। 19(1)(a) मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है, ठीक है ना। KYC नो योर कैंडिडेट, ठीक है ना। मतदाता को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है, ठीक है ना। जैसे बोलने का अधिकार है तो उसी तरीके से चुप रहने का भी अधिकार है। फिर सोशल मीडिया पर लिखने और कहने का अधिकार है। इंटरनेट तक पहुंचने का अधिकार है, ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता है। राइट टू नो है, ठीक है ना। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है ना। ये सब बहुत बड़ा आर्टिकल है ये 19(1) है, ठीक है ना, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1)(c) तो देखिए 19(1)(c) में 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति को जोड़ दिया गया। तो सी में तो देखो पहला क्या था, सभा करिए संगठन बनाइए, ठीक है। तो संगठन वाला था ना, तो संगठन में क्या है 97वां 19(1)(c) देखिए पहला था आपकी अभिव्यक्ति का आज़ादी था, अभिव्यक्ति का था। दूसरा बात है कि सभा संगठन। उसके बाद क्या बोलते हैं कि क्या क्या था देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। विचार में व्यक्ति शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। तीसरा था संगठन एवं संघ। तो उसी में 19(1)(c) में 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति को जोड़ा गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 1(c) और आर्टिकल 43 भी। तो देखिए सहकारी समिति का कौन सा आर्टिकल है। पहला तो देखिए हो गया 19(1)(c) सहकारी समिति को जोड़ा गया है। आर्टिकल 43 भी और भाग 9 भी, ठीक है ना। 243 ZH से ZT तक 243 ZH से ZT तक, ठीक है। तो देखिए सहकारी समिति जो कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था 19(1)(c) में, 43B में और क्या कहते हैं कि 9B में, ठीक है ना। सब में BBC, ठीक BBC हो गया, ठीक है ना, BBC। आगे बात करते हैं कि 19(1)(f) संपत्ति अर्जित करने का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से बाहर करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 20 है अपराध की दोषसिद्धि से संरक्षण, ठीक है ना, कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि गवाही के लिए जैसे नार्को टेस्ट हो गया, नार्को टेस्ट। तो देखिए झूठ बोलने के पकड़ने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। देखिए तो नार्को टेस्ट में कहता है सोडियम पेंटाथॉल सोडियम पेंटाथॉल दवाई आता है, सोडियम पेंटाथॉल, जिसमें अर्धबेहोशी में लोग रहता है। झूठ नहीं बोलता है तो माइंड बिल्कुल शांत रहता है। झूठ बोलता है तो माइंड में कुछ हलचल होता है। उसी तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट, शरीर का हाव भाव चेंज होता है। जैसे कि उसको क्या होता है कि वीडियो दिखाया जाता है उस इवेंट से रिलेटेड। और क्या होता है अगर पसीना आता है, गर्म आया, आँख की पुतली बड़ी हो जाती है, हकलाता है, तो पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाएगा।
अगला है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। फोटो ऑडियो वीडियो दिखा के ब्रेन का मैपिंग किया जाता है। कोर्ट में सबूतों के रूप में मान्य नहीं होंगे, ठीक है ना। ये तीनों ही नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य नहीं होगा। आगे बात करते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। बी में क्या कहा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण, जिसको जियोपार्डी कहा जाता है, एक अपराध के लिए एक बार दंड मिलेगा। जैसे कि कहा गया है, एक मूवी भी थे अंधा कानून, जिसमें अमिताभ बच्चन को क्या हुआ कि कोर्ट में विलेन बना के कोर्ट में उसको सज़ा मिल गया, और एक बार सज़ा मिल गया, ठीक है ना, सज़ा मिल गया, और बाद में पता चला गया कि वो आदमी ना जिसको वो मारा ही नहीं था, तो वो फिर से वो आ गया विलेन, ठीक है ना। अब ऑलरेडी पहले अमिताभ बच्चन को सज़ा मिल चुका था, तो कोर्ट में ही गोली मार दिया उसको दोबारा से, ठीक है। तो कहा कि जब जिस चीज़ के लिए हम सज़ा पा चुके हैं, तो ये बंदा जिस चीज़ के लिए तो इसको मार दिया, और कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, 14 साल का सज़ा हो गया था, ठीक है ना, और बाहर जाते समय विलेन कोर्ट के बाहर मिल गया और मार दिया। फिर दोबारा केस कोर्ट में गया, ठीक है। तो क्या कहता है कि इसके लिए तो हम सज़ा काट चुके हैं, तो वही होगा जियोपार्डी बने दोहरे दंड से रक्षा, ठीक है ना। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं जिसमें विशाखा गाइडलाइन, विशाखा 21 आर्टिकल 21 में विशाखा गाइडलाइन 1997 में 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आया था। कार्यस्थल पर, ठीक है, विशाखा, ठीक है ना, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, विशाखा गाइडलाइन 1997, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइन 1997, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस 1997, ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, ठीक है ना, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, विशाखा गाइडलाइन जो कि 1997 में आया था, उसका काम था। और निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का राइट टू प्राइवेसी 2017 में पुट्टा स्वामी केस, आधार कार्ड का केस था, ठीक है, जो कि पुट्टा स्वामी जिनकी अभी तो हाल ही में मृत्यु हुआ है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जिसमें आधार कार्ड का बात था, ठीक है ना, 2017 में आया था। उसके बाद एक केस है परमानंद कटारा केस, ठीक है ना, परमानंद कटारा केस, आपातकाल में चिकित्सा का अधिकार, परमानंद कटारा केस, ठीक है ना, परमानंद कटारा केस, ठीक है, आपातकाल में चिकित्सा का अधिकार, ठीक है ना। नवतेज कौर केस, समलैंगिकता का अपराध नहीं, ठीक है। नवतेज कौर केस में कहा गया, नवतेज, ज़्यादा तेज नहीं बाबू बनो, समलैंगिकता अपराध नहीं है, ठीक है ना। नवतेज कौर केस, ठीक है ना, जिसमें आईपीसी के धारा 377 के तहत आईपीसी इंडियन पीनल कोड, ठीक है ना, भारतीय न्याय संहिता, इनकी जगह पे इंडियन पीनल कोड की जगह पे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना, कहा जाता है। सेक्शन 377 के आधार पर समलैंगिकता 377 7-3-10 ठीक है ना। तो समलैंगिकता दोनों में समान गुण है, तो 3-7-10 फिर 7-3-10, तो 10-10 हो गया ना। समलैंगिकता का अपराध नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया है। आगे बात करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है। तो देखिए, इसका फ्लैग होता है इंद्रधनुष कलर का, इसको दिखाया जाता है इंद्रधनुष कलर का। LGBTQ+ का मतलब इस समुदाय, इसको बोला जाता है। होमोसेक्सुअलिटी में समुदाय को क्या बोला जाता है, LGBTQ+। L से होता है लेस्बियन, G से गे हो गया, B से बाइसेक्सुअल, ठीक है, T से ट्रांसजेंडर, Q से क्वेयरिंग हो गया, ठीक है ना। लेस्बियन क्या होता है, जब फीमेल क्या होता है कि शारीरिक क्रिया में लीन होती है, उसको लेस्बियन कहा जाता है। गे होता है मेल अगर शारीरिक क्रिया में लीन होता है, उसको गे कहा जाता है। फिर बाइसेक्सुअल में क्या होता है, दोनों मेल या फीमेल में इंटरेस्ट रखता हो तो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ट्रांसजेंडर में क्या हो गया, किन्नर लोग जितना आता है वो सब ट्रांसजेंडर में आ गया। क्वेयरिंग का मतलब जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इंटरेस्ट मेल में या फीमेल में, क्वेयरिंग में हो गया। प्लस का मतलब कि और विभिन्न प्रकार का जीव जंतु है, वो सब उसमें आ जाएगा प्लस में। जैसे कि अपराध,
तो ये सर यहाँ पे बताए हैं कि बहुत सारा कंडीशन ऐसा होता है जिसमें वयस्क लड़का जैसे कि कांड करने वाला वयस्क नहीं होता है, एडल्ट नहीं होता है, 21 साल का 17 साल का रहता है, ठीक है ना। और मेल जानवर तक को नहीं छोड़ता है, ठीक है। जानवरों के साथ संबंध स्थापित करने वाला उसको कड़ा से कड़ा अपराध देना चाहिए। जैसे एक पिता एक पुत्र के साथ रेप कर देता है, या माँ बच्चे को मार देती है, या फिर 2 माह के बच्ची के साथ रेप हो जाता है, बताइए तो क्या होता है। ये तो बहुत ही समाज के लिए बहुत गंदी बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए समाज से क्या होता है कि संवैधानिक पीठ कम से कम 5 संवैधानिक पीठ का मतलब क्या है, कम से कम 5 न्यायाधीश बैठे, ठीक है ना। और कमेटी राजीव गौड़ा समिति के द्वारा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने समलैंगिकता शादी को वैधता देने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। ठीक है ना, वैधता देने से इनकार कर दिया। लेकिन केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की क्या होते हैं कि निर्णय लिया गया है, कमेटी बनाया जाएगा। कमेटी में कौन होंगे, हेड राजीव गौड़ा जी, ठीक है ना। कैबिनेट सचिव राजीव गौड़ा जी होंगे, ठीक है ना। और इसमें संवैधानिक पीठ बैठेगी, कम से कम 5 न्यायाधीश का उसका डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि एक और कुछ थोड़ा सा है कि MC मेहता केस कौन सा है। MC मेहता को है, MC मेहता शुद्ध पर्यावरण के लिए रहने का अधिकार। तो देखो हम लोग पर्यावरण के साथ क्या कर दिए, MCVC कर दिए, बिल्कुल ही MCVC कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मेहता केस, तो MC मेहता केस से क्या हो गया, शुद्ध पर्यावरण के रहने का अधिकार MC मेहता केस हो गया। और पर्याप्त नींद का अधिकार बाबा रामदेव केस हो गया, पर्याप्त नींद का अधिकार बाबा रामदेव केस। और उन्नी कृष्णन केस, ठीक है ना। उन्नी कृष्णन केस 1993 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 1993 में उन्नी कृष्णन केस 1993 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के लिए था। आगे बात करें 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, जहां भी कैपिटल A लिखा हुआ रहेगा आर्टिकल के साथ समझ लीजिएगा कि वो जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष बच्चों को देना है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।